हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं थर्मोडायनामिक्स का यहाँ पर सीरीज चल रहा है। थर्मोडायनामिक्स का कंप्लीट कोर्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ठीक है। और हर एक चैप्टर के एंड में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी करवाते जा रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग आगे भी करते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यदि आप सभी में कुछ भी कोई भी न्यू स्टूडेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। पिछले सेशन में हम लोगों ने पिछले सेशन में थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट में फ्री एक्सपेंशन देखा था। ओके, फिर हमने एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट में, आपको याद होगा। अब इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लो वर्क से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फ्लो वर्क के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चाहे वो गेट का एग्जाम हो या आईईएस का एग्जाम हो या कोई भी पीएसयू हो, तो यहाँ से आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ओके, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लो वर्क। फ्लो वर्क देखिए, फ्लो वर्क। अब यहाँ पर यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके नाम से ही आपको आइडिया आ जाएगा कि फ्लो वर्क आखिर किस तरह का वर्क होगा, इसमें आखिर होता क्या होगा। ये आप लोग इसके नाम से ही समझ पाएंगे। क्या कह रहा है? फ्लो वर्क। दैट मीन्स माय डियर, फ्लो करने के लिए। फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो का मतलब है कि मास फ्लो हो रहा है। फ्लो का मतलब यहाँ पर क्या है? मास फ्लो, ठीक है। सब्सटेंस का मास एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, दैट मीन्स मास फ्लो हो रहा है। तो मास फ्लो करने के लिए जितना वर्क रिक्वायरमेंट होगा उसे ही हम लोग फ्लो वर्क कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया जाए कि फ्लो वर्क क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? किसी भी मास को फ्लो करने के लिए, ठीक है, कुछ मास को आपको फ्लो करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा या वर्क का रिक्वायरमेंट होगा, उसे हम लोग फ्लो वर्क कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत ही अच्छा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, एक सिस्टम आप एज्यूम कर लीजिए माय डियर, तो आपको सभी चीजें समझ में आएगी। ध्यान देंगे आप लोग। एक फिगर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम। अब यहाँ पर कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब समझिए। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए, कंट्रोल वॉल्यूम एक ऐसा रीजन है स्पेस में, एक ऐसा इमेजिनरी रीजन है जिस रीजन से मास एंड एनर्जी का ट्रांसफर होता है, फ्लो होता है। इसे हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। या आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां पर, ठीक है, जहां पर मास एंड एनर्जी का फ्लो तो हो रहा है, बट उसके लिए वहां पर वॉल्यूम स्पेसिफाइड है। वॉल्यूम को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि हाँ, इस वॉल्यूम से मास या एनर्जी का फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? इस फिगर में आप देखिए माय डियर, तो आपका वॉल्यूम स्पेसिफाइड है। दिस इज योर वॉल्यूम स्पेसिफाइड। इसी वॉल्यूम से आपका मास एंड एनर्जी जो है वो फ्लो होगा। तो इसे हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे। दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम। जितना भी यहाँ पर साइकिल होगा, नंबर ऑफ साइकिल, तो नंबर ऑफ साइकिल के लिए वॉल्यूम तो हमेशा यही रहेगा जी। इसीलिए इसे कंट्रोल वॉल्यूम कहा गया है। एक तरीके से आप और भी समझ सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया भी था जब मैं आपको ओपन सिस्टम पढ़ा रहा था। ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास एंड एनर्जी का ट्रांसफर होता है। मास एंड एनर्जी सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में फ्लो होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं।
तो ओपन सिस्टम में भी यही चीज होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये भी क्या है, ओपन सिस्टम है। आप यहाँ पर देखिए मास क्या होगा माय डियर, ये मान लीजिए सेक्शन 1 एंड दिस इज योर सेक्शन 2। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मास यहाँ पर फ्लो होगा, 1 से इंटर करेगा एंड 2 से एग्जिट करेगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर मास का फ्लो हो रहा है, मास इन कर रहा है एंड मास आउट हो रहा है। आप यहाँ पर एम आउट लिख सकते हैं, दैट मीन्स मास आउट, और यहाँ पर मास इन हो रहा है। तो ये क्या है, ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम को ही हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। या कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब क्या है, किसी भी रीजन में, ठीक है, सॉरी, किसी भी स्पेस में एक ऐसा इमेजिनरी रीजन जिस रीजन से मास एंड एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास एंड एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एंड वॉल्यूम वहां पर स्पेसिफाइड रहता है कि इसी वॉल्यूम से हमेशा जो है वो फ्लो होगा। ये वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वन साइकिल कंप्लीट हो गया है और सेकेंड साइकिल के लिए दूसरा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओके, दैट मीन्स नंबर ऑफ साइकिल के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए हम लोग इसे कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। तो ये फिगर तो समझ में आ गया, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है फ्लो वर्क। फ्लो वर्क यहाँ पर क्या होगा, समझिए, अब चीजों को समझिए आप यहाँ पे ध्यान से। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, आप वन सेक्शन पे क्या देख रहे हैं, वन सेक्शन से मास इन कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, क्या ये मास अपने आप इन करेगा वन सेक्शन पे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो मास है माय डियर, यहाँ पर जो फ्लूइड एलिमेंट का मास रहेगा माय डियर, ये जो फ्लूइड एलिमेंट का मास है, क्या ये अपने आप अंदर आएगा? क्या ये अपने आप ही अंदर फ्लो करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इस मास को इंटर करने के लिए, इस कंट्रोल वॉल्यूम में इस मास को इंटर करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर मास फ्लो हो रहा है, आप वन सेक्शन से कंट्रोल वॉल्यूम में मास को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वर्क करना होगा। उसी वर्क को हम लोग फ्लो वर्क कहते हैं। ओके, चलिए फिर यहाँ भी देखिए। और फिर टू सेक्शन पर क्या होगा माय डियर, यहाँ से भी मास क्या होगा, मास यहाँ से बाहर निकलेगा, मास आउट होगा ना जी। मान लीजिए कि ये फ्लूइड एलिमेंट है और इस फ्लूइड एलिमेंट को हमें यहाँ से बाहर करना है, तो ये अपने आप तो बाहर होगा नहीं। तो इस मास पर इस सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा, इस मास पर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा, तब जाके ये फ्लूइड एलिमेंट टू सेक्शन पर आउट होगा। मतलब किसी भी मास एलिमेंट को कंट्रोल वॉल्यूम में इंटर करने के लिए या एग्जिट करने के लिए जो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है, उसे हम लोग फ्लो वर्क कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग फ्लो वर्क कहते हैं। आप वन सेक्शन पे देख रहे हैं, मास है, उस मास को हमें कंट्रोल वॉल्यूम में इंटर करना है, तो ये अपने आप तो होगा नहीं, उसके लिए हमें वर्क वहां पर करना होगा। और ये वर्क हमें खुद करना है, बाहर से करना पड़ेगा, दैट मीन्स वर्क इज डन ऑन द मास। फिर यहाँ पर टू सेक्शन पर क्या हो रहा है, टू सेक्शन पर मास एलिमेंट अब बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप बाहर नहीं जाएगा, तो इस एलिमेंट पर भी वर्क किया जाएगा, लेकिन अब वर्क किसके द्वारा होगा, तो अब वर्क होगा सिस्टम के द्वारा। सिस्टम वर्क करेगा ऑन द मास। आज समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसे ही हम लोग फ्लो वर्क कहते हैं। आज समझ में आया? इसी मास को, ये आपका फ्लूइड एलिमेंट है, दिस इज योर फ्लूइड एलिमेंट। ये भी हमारा क्या है जी, ये भी हमारा फ्लूइड एलिमेंट है। इसी फ्लूइड को इंटर करना है और फिर एग्जिट करना है। दिस इज आवर फ्लूइड एलिमेंट। अब यहाँ पर देखिए, इस फ्लूइड एलिमेंट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। इस फ्लूइड एलिमेंट को हम लोग थोड़ा सा इनलार्ज करके देख लेते हैं माय डियर। ठीक है, तो देखिए यही फ्लूइड एलिमेंट है, मान लीजिए इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, ये वाला डी ए है, डी ए। ये डिस्टेंस मान लीजिए डी एक्स है, दिस डिस्टेंस इज डी एक्स। और इस फ्लूइड एलिमेंट का टोटल मास जो है, टोटल मास
वो डीएम है। डीएम, डीएम क्या है? तो डीएम है मास ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, मास ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी फ्लूइड एलिमेंट को मैंने थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इस फ्लूइड एलिमेंट का एरिया कितना है डीए, डिस्टेंस कितना है डीएक्स, ठीक है। दैट मीन्स इतने मास को हमें इंटर करना है, ठीक है, और फिर मास को लीव करना है, सिस्टम से बाहर निकालना है, लीव करना है, तो वहां पर भी वर्क ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लो वर्क का डेफिनेशन क्या होगा। आप तो अच्छे से समझ गए होंगे कि फ्लूइड एलिमेंट को कंट्रोल वॉल्यूम में इंटर करने के लिए या एग्जिट करने के लिए जो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व होगा उसे हम लोग फ्लो वर्क कहते हैं। दैट मीन्स द वर्क ट्रांसफर the work transfer involved involved in causing the fluid element in causing the fluid element either to enter the control volume, either to enter or leave the control volume, or leave the control volume, is known as flow work, is known as flow work। उसे हम लोग फ्लो वर्क कहते हैं, ठीक है। चलिए, फ्लो वर्क तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर फ्लो वर्क का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्क, फ्लो वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू माय डियर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर देखिए प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, तो प्रेशर हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, और एरिया यहाँ पर क्या है, फ्लूइड एलिमेंट का एरिया डीए है। तो यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स क्या हो जाएगा, पी इंटू डी ए। फोर्स आपका निकल गया पी इंटू डी ए। तो आपका फ्लो वर्क क्या हो जाएगा, तो फ्लो वर्क फोर्स पी इंटू डी ए है, इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, डीएक्स, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज योर डीएक्स, ये डीएक्स है। तो डीएक्स डिस्टेंस से उसे हमें अंदर करना है, उसको डिस्प्लेस कर देना है। फ्लूइड एलिमेंट का जो लेंथ है वो dx है, उतना लेंथ को हमें क्या करना है, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कर देना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dx। ओके, बहुत ही अच्छा। तो यहां से आपका फ्लो वर्क कितना आ गया, p इंटू डी ए इंटू डी एक्स। आप इसे सिंपली क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम, p इंटू डी वी, p इंटू डी वी। ओके, अब यदि आप फ्लो वर्क पर यूनिट मास निकालना चाहें, फ्लो वर्क पर यूनिट मास, तो आपको क्या करना होगा, मास से डिवाइड करना होगा। और फ्लूइड एलिमेंट का मास कितना है, डीएम, फ्लूइड एलिमेंट का मास कितना है, डीएम, तो आपको डीएम से डिवाइड करना होगा। और डीवी बाय डीएम को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, इसे हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल भी। तो फ्लो वर्क पर यूनिट मास, फ्लो वर्क पर यूनिट मास, ये आपका मिल गया P इंटू स्मॉल भी, P इंटू स्मॉल। ओके, चलिए अब यहां से देखिए, तो ये तो पर यूनिट मास है माय डियर, पर यूनिट मास है ना। ओके, लेकिन यदि इफ मास m, इफ मास m इंटर्स द कंट्रोल वॉल्यूम, अगर मास m कंट्रोल वॉल्यूम में इंटर कर रहा है,
enters the control volume, तो उस टाइम फ्लो वर्क क्या होगा माय डियर? तो फ्लो वर्क आपका हो जाएगा P इंटू स्मॉल v इंटू मास। आपको मास से मल्टीप्लाई करना होगा एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू मास को आप क्या लिखेंगे? सिंपली आप वॉल्यूम लिखेंगे। तो फ्लो वर्क इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है? यानी फ्लो वर्क इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा P इंटू भी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। फ्लो वर्क क्या होता है? P इंटू भी होता है। किसी भी फ्लूइड एलिमेंट को आप इंटर करना चाह रहे हैं या एग्जिट करना चाह रहे हैं कंट्रोल वॉल्यूम में, तो वहां पर फ्लो वर्क कितना होगा? P इंटू भी होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर बात ये आता है कि सर जब हम लोग मास को इंटर कर रहे हैं यानी एंट्री पर, तो यहाँ पर एंट्री कहाँ हो रहा है? वन वन सेक्शन पर। तो यदि आप पूछेंगे कि सर एंट्री फ्लो वर्क कितना होगा, मास एलिमेंट को इंटर करवाने में फ्लो वर्क कितना होगा एंड एग्जिट करने में कितना फ्लो वर्क होगा, यानी हम लोग एंट्री फ्लो वर्क देखेंगे एंड एग्जिट फ्लो वर्क देखेंगे। आइए फ्लूइड या डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंट्री फ्लो वर्क। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे एंट्री फ्लो वर्क। एंट्री फ्लो वर्क, एंट्री कहां पर हो रहा है जी? एंट्री हो रहा है सेक्शन 1 पर, एट सेक्शन 1, एट सेक्शन। तो एंट्री फ्लो वर्क कितना होगा? उसी तरह हम लोग फिर एग्जिट फ्लो वर्क निकालेंगे। मतलब फ्लूइड एलिमेंट को एग्जिट करने में, कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर निकालने में कितना वर्क वहां पर इन्वॉल्व होगा, ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो एग्जिट फ्लो वर्क कहाँ हो रहा है? एट सेक्शन 2। अब देखिए, तो एंट्री फ्लो वर्क आप याद कीजिए मैंने क्या बताया था आपको, और आप ध्यान से देख के बता भी सकते हैं। वन सेक्शन पर वर्क फ्लूइड एलिमेंट पर किया जा रहा है, किसके द्वारा? तो एक्सटर्नल के द्वारा। तो एंट्री फ्लो वर्क निगेटिव होगा, माइनस P1V1। वन सेक्शन पर आप फ्लो वर्क देख रहे हैं, तो वन सेक्शन पर फ्लो वर्क कितना होगा? P1V1। बट हम लोग एंट्री देख रहे हैं, तो एंट्री में क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वर्क किया जा रहा है, वहां पर वर्क किया जा रहा है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। लेकिन एग्जिट फ्लो वर्क क्या होगा माय डियर? एग्जिट फ्लो वर्क में सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है माय डियर, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी प्लस P2V2। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। एंट्री फ्लो वर्क माइनस P1V1 होगा एंड एग्जिट फ्लो वर्क प्लस P2V2 होगा, क्योंकि एग्जिट फ्लो करने में, एग्जिट में, ठीक है, मास को फ्लो करवाने में सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा, तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन एंट्री करवाने में वहां पर सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर एक्सटर्नल थिंग के द्वारा वर्क, मास को इंटर करवाया जा रहा है, दैट मीन्स वहां पर वर्क निगेटिव होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा और ये आपको याद भी रहेगा। तो ये था माय डियर फ्लो वर्क। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं और हमारा टॉपिक अब है, अब हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन। माय डियर काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। इसी में हम लोग SFE के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे नोजल, डिफ्यूजर, कंप्रेशर, टरबाइन, थ्रॉटलिंग भाल्व। तो ये सभी किसका एग्जांपल है? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में।
तो आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है, जितना मैं आपको पढ़ा दूँगा यदि आप उसको अच्छे से कर लेंगे, तो आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, तो अब हम लोग बात करेंगे ओपेन सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बहुत ही अच्छा, आइए। तो इसी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसी में आप इसको ये भी कह सकते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यानी हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन डिराइव करेंगे और उसे हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, आप इसको शॉर्ट में एस एफ ई कहेंगे। एस एफ ई, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे माय डियर, एस एफ। ओके, चलिए। तो ओपन सिस्टम है यहाँ पर, तो हम लोग ओपन सिस्टम के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे माय डियर, आप यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करेंगे ओपन सिस्टम के लिए। हम लोग यहाँ पर एक कंट्रोल वॉल्यूम ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम, सीवी शॉर्ट में मैं आपको इसको सीवी से डिनोट कर रहा हूँ, और ये हमारा डेटम लाइन है। दिस इज आवर डेटम लाइन, डेटम लाइन। यहाँ पर आपका सेक्शन, दिस इज योर सेक्शन 11, दिस इज योर सेक्शन 22। ओके, यहाँ पर 11 सेक्शन से मास इन करेगा, मास इन करेगा माय डियर, एंड 22 सेक्शन से क्या होगा, मास आउट होगा। ओके, फिर देखिए, एंड डेटम लाइन से दोनों का जो हाइट है, दिस हाइट इज Z2, this height is Z2, and this height is Z1, this height is Z1। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, ये क्या है, आपका ओपन सिस्टम है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इक्वेशन डिराइव करना है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये चीज समझते हैं कि स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है। यहाँ पर स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बात को। देखिए, इनिशियली इनिशियली मान लीजिए मास यहाँ पर 0 है। इनिशियली, एकदम ध्यान से समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। इनिशियली मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम वो 0 है। ओके, फिर आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 kg पर सेकेंड, एक सेकेंड में 5 kg मास इंटर कर रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में, एक सेकेंड में 5 kg इंटर कर रहा है। और फिर आप क्या देख रहे हैं कि जो मास आउट हो रहा है वो सिर्फ 3 kg पर सेकेंड के रेट से आउट हो रहा है, यानी एक सेकेंड में 3 kg मास आउट हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, एक सेकेंड में 2 kg मास जो है वो कहाँ जा रहा है, तो माय डियर वो 2 kg इसमें जमा हो जा रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम में एक्यूमुलेट हो जा रहा है। तो अब आप क्या बोलेंगे कि सर कंट्रोल वॉल्यूम में जो मास हो गया अब वो 2 kg आ गया, 2 kg पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 2 kg यहाँ पर जमा हो रहा है। आप इनिशियली देखे थे तो यहाँ पर मास 0 था, फिर आप एक ही सेकेंड में देख रहे हैं कि 2 kg वहां पर आ गया, फिर उसी तरीके से वो चेंज हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि इसका प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर रहा है।
इस सिस्टम का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पर मास 0 था, फिर बाद में मास इंक्रीज होने लगा, मास चेंज होने लगा। का मतलब है कि फ्लो प्रॉपर्टीज यहाँ पर टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो इसे हम लोग स्टेडी फ्लो नहीं कहेंगे। स्टेडी फ्लो का मतलब ये होता है कि जहां पर फ्लो प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज ना करे। दैट मीन्स यदि मास 0 था इनिशियली, तो बाद में भी 0 मास ही रहना चाहिए। यहाँ पर बाद में भी 0 मास ही होना चाहिए, मास यहाँ पर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। और मास कब इंक्रीज नहीं होगा? तो जितना मास कंट्रोल वॉल्यूम में इंटर कर रहा है, उतना ही मास कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर निकलना चाहिए माय डियर। अगर 5 केजी पर सेकेंड इंटर कर रहा है, तो 5 केजी पर सेकेंड मास को बाहर जाना होगा। दैट मीन्स मास इंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू मास लीविंग द कंट्रोल वॉल्यूम। तब हम लोग कहेंगे कि ये स्टेडी फ्लो है। अब देखिए, मास इंटर कर रहा है माय डियर, तो उस मास के पास कुछ एनर्जी होगा और उतना ही मास बाहर चला जा रहा है। दैट मीन्स उतना ही एनर्जी होगा। मान लीजिए कि 5 केजी पर सेकेंड से मास इंटर किया, तो इस 5 केजी पर सेकेंड के पास एनर्जी मान लीजिए 100 जूल है। और अभी आपने कहा कि सर 5 केजी पर सेकेंड ही बाहर जाना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे स्टेडी फ्लो। तो 5 केजी पर सेकेंड ही बाहर जाएगा, तो उसके पास भी 100 जूल का ही एनर्जी होगा। इसका क्या मतलब है कि एनर्जी भी सेम होना चाहिए। जितना एनर्जी इंटर किया है, उतना ही एनर्जी बाहर जाना चाहिए। तो ये पॉइंट कहाँ से निकल के आया? एनर्जी का पॉइंट कहाँ से निकल के आया? तो मास से आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना मास इंटर किया है, उतना ही मास बाहर जाना चाहिए। तब हम लोग कहेंगे कि ये स्टेडी फ्लो है। अब ध्यान से सुनिए, स्टेडी फ्लो में आपने देख लिया कि जब फ्लो प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम में, फ्लो प्रॉपर्टीज किसी भी सेक्शन पर अगर टाइम के साथ चेंज ना करे, तो उसे हम लोग स्टेडी फ्लो कहते हैं। और स्टेडी फ्लो में जितना मास कंट्रोल वॉल्यूम में इंटर कर रहा है, उतना ही मास कंट्रोल वॉल्यूम से एग्जिट होना चाहिए। या आप ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी इंटरिंग और एनर्जी लीविंग दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कंट्रोल वॉल्यूम में कोई भी मास या एनर्जी जमा नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए ये सारा पॉइंट मैं आपको लिख दे रहा हूं, फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। ए फ्लो इज सेड टू बी a flow is said to be a steady flow if flow properties if flow properties at a section at a section do not vary with time, do not vary with okay, that is का क्या मतलब है? that is mass entering, that is mass and energy, मैं एनर्जी भी इसी में लिख दे रहा हूं, mass and energy entering the control volume, entering the control volume must be equal to must be equal to mass and energy leaving the control volume, leaving the control volume. Hence, hence there will be no accumulation, no accumulation
एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा होना। देयर विल बी नो एक्यूमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, mass and energy in the control volume, in the control का मतलब है कि कंट्रोल वॉल्यूम में मास और एनर्जी का कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा होगा, नहीं होना चाहिए। ओके, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये स्टेडी फ्लो है। तो फॉर ए स्टेडी फ्लो आपने क्या देखा? फॉर ए स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो के लिए माय डियर, सॉरी, फॉर ए स्टेडी फ्लो फर्स्ट पॉइंट इज mass entering is equal to mass leaving. First point. And second point is energy entering is equal to energy leaving. क्योंकि माय डियर मास जब इक्वल है, जितना मास इंटर किया है उतना ही मास लीव करना चाहिए। तो आप सोचिए जी, जितना मास इंटर किया है, अब जो मास इंटर किया है उसके पास एनर्जी होगा, और उतना ही मास लीव किया है, तो दैट मीन्स उतना ही एनर्जी लीव किया है। तो वही पॉइंट आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में अब आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे का चीज कंटिन्यू करते हैं। माय डियर, ये इसको मैंने क्या कहा कि ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है, तो ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम रीजन है। दिस इज आवर रीजन। जिस रीजन में मास और एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम रीजन। अब हम लोग यहाँ पर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग ध्यान। तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि वन सेक्शन पे पर मास इन कर रहा है, तो वन सेक्शन पर मास के पास कौन कौन सा एनर्जी होगा, इस वन सेक्शन पर कौन कौन सा एनर्जी होगा फ्लूइड के पास, वो समझिए। इंटरनल एनर्जी होगा U1, प्रेशर होगा P1, वॉल्यूम V1, ठीक है, वेलोसिटी C1। यहाँ पर मैं वेलोसिटी को C से दिखाऊंगा, ठीक है, एंड वॉल्यूम को V1 से दिखाऊंगा। उसी तरह देखिए सेक्शन 2 पर आप क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी U2, प्रेशर P2, वेलोसिटी V2, वेलोसिटी सॉरी वॉल्यूम V2, वेलोसिटी C2 और इंथैल्पी H2 है। ओके, यहाँ पर भी इंथैल्पी आप बोल दीजिए H1। तो ये सभी वैल्यूज है वन सेक्शन पर फ्लूइड के पास एंड टू सेक्शन पर फ्लूइड के पास। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? जो सेकेंड पॉइंट आपने देखा है एनर्जी इंटरिंग बराबर एनर्जी लिविंग, इस चीज को हम लोग यहाँ पर अब इसको आगे मूव करेंगे। मान लीजिए कि इस सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है और वर्क है W। ओके, एंड इस सिस्टम में हीट सप्लाई किया जा रहा है, हीट ट्रांसफर किया जा रहा है Q। Q सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच हीट ट्रांसफर Q है, एंड सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है जो कि W है। ठीक है, ये हम लोग एज्यूम कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एनर्जी को बैलेंस करेंगे। आइए करते हैं बैलेंस। आप जानते हैं एनर्जी इंटरिंग, एनर्जी इंटरिंग इज इक्वल टू एनर्जी लिविंग, एनर्जी लिविंग। ओके, अब आइए, अब फिगर में देखिए कि कौन कौन सा एनर्जी इंटर कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, ध्यान से सुनना है मेरी बात को। कौन कौन सा एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा इंटर करने में? तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर इंटरनल एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है। बिल्कुल। फ्लूइड का वेलोसिटी C1 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल।
फिर यहाँ पर फ्लूइड का हाइट देखिए, डेटम लाइन से Z1 हाइट है, तो हाइट से क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ये भी इंटर कर रहा है। एंड अभी हम लोगों ने हीट को ऐड किया है, तो ये हीट भी क्या हो रहा है, सिस्टम में इंटर कर रहा है, तो ये भी आपको ऐड करना होगा। तो कौन कौन सा एनर्जी इंटर किया माय डियर, जो मास इंटर कर रहा है उसके पास कौन कौन सा एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर होगा। इस सभी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। आइए लिखते हैं। एनर्जी इंटरिंग में आप क्या लिखेंगे माय डियर, U1 प्लस हाफ mc1 स्क्वायर प्लस mgz1 प्लस Q। कितना एनर्जी इंटर किया, कितना एनर्जी इंटर किया। अब हमें निकालना है एनर्जी लीविंग। तो देखिए एनर्जी लीव कितना कर रहा है, दैट मीन सेक्शन 2 पर। तो इंटरनल एनर्जी आप देख रहे हैं U2 है, तो इंटरनल एनर्जी होगा। C2 वेलोसिटी है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी होगा। Z2 हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी होगा। एंड वर्क सप्लाई किया जा रहा है, तो हमें वहां पर वर्क ट्रांसफर भी मिलेगा। ये एग्जिट हो रहा है, और हम लोग यहाँ पर एग्जिट एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौन कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है माय डियर, U2 प्लस हाफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2 प्लस W प्लस W। ये हो गया आपका एनर्जी इंटरिंग बराबर एनर्जी लीविंग। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें घेर के लिख के समझाऊंगा, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वर्क आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आप वर्क देख पा रहे हैं, ये वर्क यहाँ पर क्या होगा आपको थोड़ा समझना है, ठीक है माय डियर। अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने फ्लो वर्क के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर कौन कौन सा वर्क मिलेगा ये आप सोचिए। तो माय डियर पहला वर्क क्या होगा, मास को इंटर करवाने के लिए एंट्री फ्लो वर्क। मास इंटर हो रहा है ना जी, तो इंटर करवाने के लिए हमें तो वर्क करना पड़ेगा, तो एंट्री फ्लो वर्क होगा। सेकेंड, एग्जिट फ्लो वर्क, सेक्शन 2 पर मास एग्जिट हो रहा है, तो उसके लिए भी वर्क चाहिए, तो एग्जिट फ्लो वर्क, दो वर्क मिला। और तीसरा क्या होगा, तो कंट्रोल वॉल्यूम के द्वारा जो वर्क होगा माय डियर, कंट्रोल वॉल्यूम के द्वारा जो वर्क किया जाएगा उसे हम लोग WCV लिखते हैं। क्या लिखते हैं, WCV। ये भी तो वर्क होगा। तो टोटल वर्क हमें यहाँ पर 3 मिल रहा है। इसी तीनों वर्क के समेशन को हम लोग कैपिटल W कहते हैं। ओके, इसी तीनों के समेशन को हम लोग कैपिटल W कहेंगे। दैट मीन्स अभी जो आपने यहाँ पर देखा है W, ये W क्या होगा माय डियर, ये होगा दिस इज द समेशन ऑफ एंट्री फ्लो वर्क प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम प्लस W एग्जिट फ्लो, W एग्जिट। यही है आपका टोटल वर्क। जो आप यहाँ पर W लिखे लिखे हैं आप, वो टोटल वर्क किसके बराबर होगा, तो वहां पर खुद सोचिए, एंट्री भी हो रहा है, एग्जिट भी हो रहा है, और कंट्रोल वॉल्यूम के द्वारा भी कुछ वर्क होगा, तो तीनों वर्क को हमें ऐड करना होगा। ओके, तो टोटल वर्क यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सो W इज इक्वल टू एंट्री फ्लो वर्क क्या होता है माय डियर, माइनस P1V1 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम, एग्जिट फ्लो वर्क क्या होता है, P2V2। ये हो गया, और यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे माय डियर, यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं और फिर हम लोग डिराइव करेंगे। सो U1 प्लस हाफ mc1 स्क्वायर प्लस mgz1 प्लस Q इज इक्वल टू U2 प्लस हाफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2, और W की जगह पर आप क्या लिखेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस P1V1 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम
प्लस P2V2। अब हम लोग क्या करेंगे, आप राइट हैंड साइड में P1V1 देख रहे हैं तो आप उसको लेफ्ट साइड में भेज दीजिए। तो ये P1V1 कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, तो आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो U1 प्लस P1V1 प्लस हाफ MC1 स्क्वायर प्लस MGZ1 प्लस Q इज इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं आप P2V2 और यहाँ पर U2 लिखा हुआ है, तो दोनों को एक साथ लिखिए, U2 प्लस P2V2 प्लस हाफ MC2 स्क्वायर प्लस MGZ2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। आइए, ये आप क्या देख रहे हैं, U1 प्लस P1V1, ये क्या होता है माय डियर, H1 होगा। इंथैल्पी को हम लोग क्या कहते हैं, U प्लस PV। उसी तरह U2 प्लस P2V2, इसे हम लोग क्या कहेंगे, H2। अब आप इसको लिख दीजिए एक बार फिर से, आपका इक्वेशन क्या हो गया, H1 प्लस हाफ MC1 स्क्वायर प्लस MGZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस हाफ MC2 स्क्वायर प्लस MGZ2 प्लस WCB। यही है आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। दिस इज आवर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, बट दिस इक्वेशन इज नॉट रेगुलरली यूज्ड। ठीक है, इसको हम लोग बार बार यूज नहीं करते हैं, हर जगह यूज नहीं करते हैं। तो ये है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर मास m, और मास m मास के लिए, m मास ऑफ सब्सटेंस के लिए जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होगा, वो यही इक्वेशन है आपका। समझ में आ रहा है। लेकिन इसका यूज हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, तो हम लोग जो इक्वेशन यूज करते हैं वो पर यूनिट मास होता है। तो हम लोग इस इक्वेशन को पर यूनिट मास के टर्म में लिखेंगे, पर यूनिट मास के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं माय डियर। तो यहां से आपका इक्वेशन क्या है, फिर से लिखिए, H1 प्लस हाफ MC1 स्क्वायर प्लस MGZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस हाफ MC2 स्क्वायर प्लस MGZ2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये तो फॉर मास m है, ठीक है, m मास के लिए है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मास, पर यूनिट मास निकालना चाह रहे हैं तो मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दिस इक्वेशन इज 1। आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को मास से डिवाइड कर दीजिए, m से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका क्या होगा, आप देखिए सिंपल सा चीज है, H1, कैपिटल H1 में मास से डिवाइड करेंगे तो हमारा स्मॉल h1 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, C1 स्क्वायर बाई 2, क्योंकि मास कैंसल आउट। ये आपका हो जाएगा GZ1। कैपिटल Q है तो कैपिटल Q बाय मास कीजिएगा तो स्मॉल q हम लोग लिखेंगे उसे, स्मॉल h2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस, अब W को भी स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल WCB। ये हो गया आपका मेन इक्वेशन, और यही इक्वेशन सबसे ज्यादा यूज होता है माय डियर। दिस इज a steady flow energy equation for unit mass, फॉर यूनिट मास। यूनिट मास के लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपका यही है, और सबसे ज्यादा यूज यही इक्वेशन होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे आपको याद रखना है, इसे आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, ये तो हो गया, ये इक्वेशन भी हमारा मालूम चल गया कि ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। ओके, बहुत ही अच्छा।
अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आसानी होगा। ठीक है, चलिए देखिए पहले इस चीज को। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब फिर से यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ फिर से, H1 प्लस C1² प्लस CZ1 + Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2² प्लस ZZ2 प्लस WCB। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगा, और वो क्या है, यूनिट। देखिए, अगर क्वेश्चन में H1 इसका यूनिट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर इसका यूनिट इफ अगर H1 का यूनिट क्वेश्चन में जूल पर केजी में दिया हुआ है, जूल पर केजी में, तो हीट ट्रांसफर भी किस में होगा, ये भी जूल पर केजी में ही दिया रहेगा। ये पर यूनिट मास है ना जी, आपने मास से डिवाइड किया था, तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी। उसी तरीके से H2 भी क्या होगा, जूल पर केजी, और W भी क्या होगा माय डियर, ये भी जूल पर केजी में होगा। अगर क्वेश्चन में ये H, Q एंड W जूल पर केजी में दिया हुआ है, तो हमें वहां पर क्या करना होगा, क्या कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, ये अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो प्लीज आप ध्यान देंगे। आइए, तो दो चीज हम लोग नहीं देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ C2² और GZ2 का दिखा देता हूँ, तो वही सेम किसका होगा, C1² का यूनिट हो जाएगा एंड GZ1 का यूनिट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चलिए तो इसका यूनिट देखते हैं माय डियर। C2² लिखा हुआ है। अब इस चीज को आप समझिए, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट आ रहा है। ओके, बहुत ही अच्छा। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा चेक करते हैं। जूल पर केजी को आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर डिवाइड बाय केजी। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर में मीटर तो ऑलरेडी है और नीचे में केजी है, तो देखिए केजी केजी कैंसल आउट, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया माय डियर, यानी जूल पर केजी बराबर हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी माय डियर फ्रेंड, आप जो यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर देख रहे हैं, तो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है, आप देख पा रहे हैं जूल पर केजी के इक्विवेलेंट है, जूल पर केजी के इक्विवेलेंट है। यानी C2² जो आप देख रहे हैं, या C1² जो देख रहे हैं, इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी होगा। यानी C1² का भी यूनिट क्या है माय डियर, जूल पर केजी है। बात समझ में आ गया, चलिए बहुत ही अच्छा। उसी तरह हम लोग अब यहाँ पर GZ2 का यूनिट देख लेते हैं। GZ2 एक ये बचा हुआ है, तो इसका भी यूनिट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जेड क्या है, हाइट इंटू मीटर, यानी ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है माय डियर, अभी आपने देखा जूल पर केजी के इक्विवेलेंट होता है। यानी यहाँ पर जितना भी टर्म्स देख रहे हैं, सभी टर्म्स का यूनिट क्या आ गया, जूल पर केजी। माय डियर फ्रेंड, यदि क्वेश्चन में एच, क्यू और डब्ल्यू जूल पर केजी में दिया हुआ रहेगा, तो वहां पर हमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं करना है, क्योंकि वेलोसिटी का टर्म्स और पोटेंशियल वाला टर्म्स जो है, उस दोनों का भी यूनिट जूल पर केजी ही आ रहा है। माय डियर, हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में यूनिट सेम होना चाहिए, तो यहाँ तो यूनिट सेम आ रहा है दोनों तरफ, तो यहाँ पर हमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं करना होगा। ओके, तो ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। इफ इफ
in question, if in question H, Q and W, H, Q and W are given in जूल पर केजी, अगर क्वेश्चन में एच, क्यू और डब्ल्यू जूल पर केजी में दिया हुआ है, देन वी नीड नॉट टू वी नीड नॉट टू मॉडिफाई दिस इक्वेशन, मॉडिफाई दिस इक्वेशन। ठीक है, और हम लोग डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे। बात समझ में आया? चलिए, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर इसके आगे देखिए, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था यहाँ से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसे हम लोग केस 1 मान लेते हैं। दिस इज आवर केस 1, दिस इज आवर केस 1। ठीक है, तो देखिए क्या आपने देखा, अगर क्वेश्चन में एच, क्यू और डब्ल्यू जूल पर केजी में होगा तो हमें इक्वेशन को मॉडिफाई नहीं करना होगा, एंड हम लोग सिंपली यही इक्वेशन यूज कर लेंगे, H1 प्लस Q1² प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2² प्लस GZ2 प्लस WCV। हम लोग डायरेक्ट इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, लेकिन किस केस में, तो वो मैंने आपको बता दिया है। डायरेक्ट हम लोग इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। यूज्ड दिस इक्वेशन, यूज्ड दिस इक्वेशन व्हेन H, Q and W आर इन जूल पर केजी। अगर जूल पर केजी में दिया हुआ रहेगा माय डियर, आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज कर लीजिए, कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर ये चीज जूल पर केजी में है तो आप आंख बंद करके इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड केस देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। केस 2, आपका इक्वेशन क्या है माय डियर, दैट मीन्स इफ, अगर क्वेश्चन में एंथैल्पी Q एंड W आर इन, अगर दिया हुआ आर गिवन इन किलो जूल पर केजी, अगर किलो जूल पर केजी में होगा, देन तब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को आप समझिए। अगर जूल पर केजी में दिया रहेगा तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है माय डियर, हमारा इक्वेशन है H1 प्लस C1² प्लस CZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2² प्लस CZ2 प्लस WCB। ये इक्वेशन है हमारा, और क्वेश्चन में अगर किलो जूल पर केजी में दिया हुआ हो, H1 मान लीजिए किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है, ये हीट ट्रांसफर भी मान लीजिए किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है, और W भी क्वेश्चन में मान लीजिए किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है। तो अब आप सोचिए, तो ये सभी किलो जूल पर केजी में है, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, यानी रिमेनिंग यूनिट को भी किलो जूल पर केजी में चेंज करना होगा, रिमेनिंग यूनिट को भी किलो जूल पर केजी में चेंज करना होगा। और हमने क्या देखा था, C1²/2, इसका तो यूनिट क्या था माय डियर, इसका तो यूनिट क्या था, जूल पर केजी था, याद होगा आपको, क्या यूनिट जूल पर केजी आया था ना। सेम GZ1 का भी यूनिट क्या आया था माय डियर, जूल पर केजी आया था। और यहाँ पर भी देखिए वही चीज, C2²/2 बोलिए एंड GZ2, इस दोनों का भी यूनिट क्या है, जूल पर केजी है। तो हम लोग अब इसे मॉडिफाई कैसे करेंगे माय डियर,
अब आपको तो समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पर यूनिट क्या चाहिए, यूनिट दोनों तरफ सेम चाहिए। एच एच क्यू एंड डब्ल्यू ये किलो जूल पर केजी में है, तो रिमेनिंग टर्म्स जो है ये भी किलो जूल पर केजी में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो जूल पर केजी में है उसमें यदि 1000 से डिवाइड कर दिया जाए, जिस टर्म का यूनिट जूल पर केजी है, अगर उस टर्म्स में हम लोग 1000 से डिवाइड कर दें, तब तो वो किलो जूल पर केजी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बस हमें यही करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स देख रहे हैं उसका यूनिट मस्ट बी किलो जूल पर केजी होना चाहिए, मस्ट बी किलो जूल पर केजी होना चाहिए। राइट हैंड साइड में भी यूनिट क्या होना चाहिए, किलो जूल पर केजी होना चाहिए माय डियर, मस्ट बी। तो उसके लिए हम लोग क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, तो जिस टर्म्स का यूनिट जूल पर केजी है उसमें यदि हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो वो किलो जूल पर केजी में चेंज हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए H1 ये तो किलो जूल पर केजी में है ही, प्लस C1²/2 है माय डियर, बट ये किस में है, ये जूल पर केजी में है, तो इसमें 1000 से डिवाइड करना होगा। तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2000, प्लस GZ1 ये भी जूल पर केजी में है, तो क्या करना होगा जी, इसमें 1000 से डिवाइड करना होगा, प्लस स्मॉल क्यू तो किलो जूल पर केजी में है ही, इज इक्वल टू H2 किलो जूल पर केजी में, C2²/2 जूल पर केजी में है, तो हमें क्या करना होगा 1000 से डिवाइड करना होगा, प्लस GZ2 जूल पर केजी में है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस WCV ये तो किलो जूल पर केजी में है ही। तो हम लोग उस टाइम इस इक्वेशन को यूज करेंगे माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये इक्वेशन आपका एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ये इक्वेशन आपका एग्जाम में पूछा गया हुआ है, यानी हम लोग इस इक्वेशन का भी यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, लेकिन कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे ये आपको याद होना चाहिए। यूज्ड use this equation when use this equation when H, Q and W are given in किलो जूल पर केजी। बड़ा सिंपल सा चीज है, यदि क्वेश्चन में एंथैल्पी, हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर पर यूनिट मास अगर वो किलो जूल पर केजी में दिया हुआ हो यूनिट, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे। और यदि H, Q and W जूल पर केजी में दिया हुआ है, तो आपने जो इक्वेशन पढ़ा था, जो बेसिक इक्वेशन था, हम लोग बेसिक इक्वेशन का ही यूज करेंगे, उसमें किसी से भी डिवाइड नहीं करेंगे। जो जैसा इक्वेशन था बस वही इक्वेशन लिखिए और आप उसका यूज कर लीजिए, और वहां से जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना होगा वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था माय डियर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओके, यही था आपका स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। हम लोग अब ओपन सिस्टम का फर्स्ट लॉ देख रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टीडी फ्लो क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर उसका डेरिवेशन देखे। अब एक पॉइंट यहाँ पर मुझे और समझाना है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं माय डियर, एनर्जी इंटरिंग इज इक्वल टू एनर्जी लिविंग। तो चूंकि यहाँ पर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये क्या होता है, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ओके, तो ये सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। SFEE का डेरिवेशन मैंने आपको करवा दिया है। यहाँ पर किस इक्वेशन को कहाँ पर यूज करना है, दो ही इक्वेशन आपको मिल रहा है। एक इक्वेशन है जो बेसिक इक्वेशन है जो हमने ड्राइव किया था, वो किसके लिए है, जब यूनिट जूल पर केजी में होगा, और अगर यूनिट किलो जूल पर केजी में है तो आपको वहां पर C1 के टर्म्स में 1000 से डिवाइड करना होगा, दैट मीन्स बाय 2000 हो जाएगा। एंड GZ1 में 1000 से डिवाइड करना होगा। भाई सॉरी, यहाँ पर मैंने GZ1 लिख दिया है, ये GZ2 होगा ना।
दिस इज GZ2। बाकी सब कुछ सही है। चलिए, तो इस इक्वेशन का कहाँ पर यूज करेंगे? तो जहां पर हमें किलोजूल पर केजी में हो। तो ये हमारा था स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखेंगे। उसमें स्टार्ट होगा नोजल से, फिर डिफ्यूजर देखेंगे, फिर टरबाइन, कंप्रेशर एंड थ्रॉटलिंग भाल्व। और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट, गेट एग्जाम में जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है या IES एग्जाम में, वो आपको नोजल से पूछेगा, ठीक है, कंप्रेसर से पूछेगा, थ्रॉटलिंग भाल्व से पूछेगा। तो वहां पर आपको ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कौन सा यूज करना है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। किस तरह यूज करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। वहीं से डायरेक्ट स्टार्ट होगा, और सबसे पहले उसमें हम लोग नोजल के बारे में पढ़ें। ओके, तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाए। हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।